नमस्कार दोस्तों आइए समझते हैं कि किसी भी दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, किसी वस्तु का किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है। क्लास 10th के बच्चे इन चीज़ों को समझने में बहुत कोशिश करते हैं, परंतु वो समझ नहीं पाते हैं और उन्हें बहुत अधिक किरण आरेख खींचने में बहुत अधिक परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, परेशानी की कोई बात नहीं है, आइए आप इसको समझिए, एक ही पल में आप किरण आरेख खींचने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया गया है और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष दिया गया है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, पहले आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है। कोई बच्चे क्या करते हैं, वक्रता केंद्र इधर पीछे साइड में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि वक्रता केंद्र कहाँ पर होती है। पहले इसको इस तरह से प्रकार के माध्यम से समझ लीजिए। जहाँ पर प्रकार से, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इधर से वृत्त खींचा गया है, तो जहाँ पर इसका केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ये ध्रुव P के जस्ट मध्य में या बीच में फोकस बिंदु होता है। फोकस बिंदु जो होता है इस वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच में होता है। इसीलिए फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, r/2, अर्थात इस त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये परावर्तक तल इधर होता है और ये पालिश वाला भाग पीछे की ओर होता है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु की किरण आरेख खींचनी है तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। वो किरण आरेख कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। अगर किरण आरेख अनंत पर स्थित है तो उसकी कंडीशन दूसरी होती है, वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनता है। और अगर किरण आरेख अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है कोई वस्तु, तो फिर उसका किरण आरेख किस प्रकार से बनता है। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका किरण आरेख किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर ये वस्तु है A B, कोई वस्तु है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तु रख दी गई। इस अवतल दर्पण के समक्ष एक वस्तु रखी गई। कहाँ पर रखी गई, इस वक्रता केंद्र से दूर, और इधर को बढ़ेंगे तो अनंत आएगा, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी हुई है। तो पहले क्या करते हैं, एक किरण समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण इस दर्पण पर आपतित होती है या आपतित करते हैं। यहाँ पर एक किरण डालते हैं इस परावर्तक तल पर। अब परावर्तक तल पर यदि कोई समांतर किरण डाली जाती है तो क्या होता है, वो तिरछी होकर फोकस बिंदु से निकलती है। एक फैक्ट ये है, आप ये समझ लीजिए कि किसी भी परावर्तक तल पर अगर कोई समांतर किरण डाली जाती है तो परावर्तक तल या इस दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से कोई किरण परावर्तित होती है। पहले बात ये समझिएगा, दर्पण से जो है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण से कोई किरण परावर्तित होती है और लेंस से कोई किरण क्या होती है, परावर्तित नहीं होती है, अपवर्तित होती है, अर्थात पार निकलती है। और इसमें क्या होता है कि दर्पण में कोई किरण पार नहीं निकल पाती, इससे परावर्तित होकर इसके फोकस बिंदु से वापस निकलती है। तो समांतर किरण जब दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है तो वो फोकस बिंदु से होती हुई सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से फोकस बिंदु से होती हुई सीधी निकल जाती है। अब क्या करते हैं, दूसरी किरण इस परावर्तक तल पर लंबवत डाली जाती है। और परावर्तक तल किस प्रकार से होता है, एक गोलीय भाग होता है। गोलीय भाग पर लंबवत किरण अगर हम डालेंगे, या वृत्त से समझ लीजिए, लंबवत किरण अगर वृत्त में डालना है गोलीय भाग में, तो लंबवत किरण वही होगी जो त्रिज्या के अनुदिश जाएगी या केंद्र से होती हुई जाएगी, वही लंबवत किरण होगी। तो दोस्तों यहाँ पर
दूसरी किरण जो जाती है वो वक्रता केंद्र से होती हुई इस परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। पहले ये जाती है और इस परावर्तक तल में टकराती है और वापस उसी मार्ग से वापस हो जाती है। क्यों वापस हो जाती है? एक चीज आप ये समझ लीजिए कि कोई भी दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, अगर परावर्तक तल में कोई लंबवत किरण डाली जाती है तो वो फिर अपने ही मार्ग से वापस होती है। ये इनके रूल्स होते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि समांतर किरण इस परावर्तक तल से टकराकर फोकस बिंदु से सीधी निकल जाती है और दूसरी किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से होती हुई परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। अर्थात ये दोनों परावर्तित किरणें, परावर्तित मतलब यहां से टकराने के बाद वापस होना है, परावर्तन कहलाता है। किसी माध्यम से कोई किरण टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर जब लौटती है तो उसको कहते हैं परावर्तन। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, कहां पर काटती हैं? इस बिंदु पर काटती हैं। यही दोस्तों, ये आपका हो गया ए डैश और ये आपका हो गया बी डैश। यही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और किस प्रकार से प्राप्त होता है, यहां पर स्थिति और प्रकृति भी पूछी जाती है कि ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखी गई है और उसका प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, ये आभासी वो वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। और कहां पर प्राप्त होता है ये हम खुद समझ सकते हैं। वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस प्रकार से? वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच प्राप्त होता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसमें दोस्तों अवतल दर्पण में सभी जो कंडीशन होती हैं वो लगभग वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, परंतु एक कंडीशन ऐसी होती है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु एफ और पी के बीच, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है और वस्तु से कई गुना बड़ा प्राप्त होता है। आभासी और वास्तविक में क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसमें किरणें स्वयं जाती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये वास्तव में किरणें यहां से जाती हैं और यहां से वापस होती है। इसी प्रकार ये किरण जाती है और वापस होती है और एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। और जब ये वास्तव में किरणें प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तव में किरणों द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। परंतु आभासी प्रतिबिंब में इस प्रकार से नहीं होता दोस्तों। इन्हीं किरणों को, किरण तो यहां से परावर्तित होकर इधर निकल गई और क्या हुआ, यहां पर एक दूसरे को किरण काटती नहीं है, तो इन्हीं किरणों को आभास के अनुसार पीछे की ओर बढ़ा दिया जाता है और दोनों ये किरणें पीछे जहां पर आभास के अनुसार काटती हैं तो उसी को आभासी प्रतिबिंब डाल दिया जाता है। इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यह आभासी प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन में प्राप्त होता है जब वस्तु फोकस बिंदु और एफ फोकस बिंदु और पी के बीच में स्थित होती है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से कई गुना बड़ा और दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों किरण आरेख को आसानी से बना सकते हैं। दूसरा नियम किरण आरेख बनाने का एक और होता है दोस्तों। क्या होता है, अगर इसी में आप समझ लीजिएगा ये किरण हम ना खींचें तो क्या होगा, यहाँ से पहले किरण तिरछी डालते हैं फोकस एफ से होती हुई। जब कोई, पहले हमने आपको बताया, जब कोई किसी दर्पण के परावर्तक तल पर तिरछी किरण पड़ती है तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर कोई किरण समांतर किरण इस परावर्तक तल पर पड़ती है तो वो फोकस बिंदु से निकलती हुई तिरछी हो जाती है। अब यहां पर हमने क्या किया कि बिंदु बी से, वस्तु के बिंदु बी से एक
प्रकाश किरण F से होती हुई तिरछी ले गए और इस परावर्तक तल के बिंदु D पर टकराई। और अब ये क्या होगी, ये तिरछी किरण आ रही है तो ये समांतर होगी। समांतर जब होगी तो इस प्रकार से निकल जाएगी समांतर किरण, तो और दूसरी किरण उसी मार्ग से निकलेगी वक्रता केंद्र से। देखिए दोस्तों, उसी बिंदु पर ये भी किरणें काट रही हैं, तो इस प्रकार से भी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। आप लोगों को जिस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनाने के लिए समझ आए उस प्रकार से आप बना सकते हैं। किरण आरेख बनाना इतना कठिन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखकर एक बार ये समझ लेंगे तो किरण आरेख वस्तु कहीं पर भी रखी जाए आसानी से खींच सकते हैं। अब दोस्तों, ये अवतल दर्पण का हुआ। अब अवतल दर्पण में आप ये समझ लीजिए कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी यहां पर देखते हैं, ये वस्तु रखी हुई है ये, और ये ध्रुव है। ध्रुव से किसी भी, इस ध्रुव P से किसी भी वस्तु की दूरी मापी जाती है, प्रतिबिंब की दूरी मापी जाती है, और वक्रता केंद्र फोकस दूरी, सभी जो दूरियां नापी जाती हैं वो इस ध्रुव P से मापी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई दूरी ध्रुव P से दाईं ओर, ये दाईं ओर है दोस्तों, दाईं ओर, अगर हम दाईं ओर मापते हैं तो दूरी धनात्मक ली जाती है। अगर ध्रुव P से दाईं ओर कोई दूरी, इधर कोई दूरी, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर कोई बनता है तो उसकी दूरी क्या होती है, V होती है, तो इधर हम V लेंगे तो ये धनात्मक लेंगे। अगर हम कोई दूरी इधर मापते हैं तो वो फिर ऋणात्मक ली जाती है, अर्थात ध्रुव P से बाईं ओर मापी गई दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये अवतल दर्पण बना हुआ है। यहाँ पर वस्तु जो है वो बाईं ओर है। वस्तु तो सदैव बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए ये ध्रुव P से हम दूरी कहाँ मापते हैं, बाईं ओर मापते हैं, इसलिए माइनस का U अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर वक्रता केंद्र जो है वो भी बाईं ओर है, इसलिए ये भी दूरी माइनस का R वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र तक होती है वक्रता त्रिज्या, तो माइनस का R लेंगे। और ये दूरी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ पर माइनस का V लेंगे, ये माइनस का V हुआ। और इधर फोकस दूरी लेंगे तो यहाँ पर माइनस का F हुआ। ये सभी दूरियां ऋणात्मक आती हैं। क्यों दोस्तों ऋणात्मक आती हैं? क्योंकि ये सभी दूरियां अवतल दर्पण में बाईं ओर पाई जाती हैं, इसलिए ऋणात्मक आती हैं। तो ये अवतल दर्पण में सभी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं दोस्तों। ये आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। परंतु एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और कई गुना बड़ा बनता है तो वहाँ पर ये जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में ली जाती है, प्लस V, आभासी प्रतिबिंब। ये एक कंडीशन ऐसा होता है। और यही कंडीशन एक ऐसा होता है जब प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक होती है, प्लस की होती है। परंतु यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो भी यहाँ पर ऋणात्मक ली जाती है। केवल धनात्मक क्या होती है, ये वस्तु की लंबाई धनात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं अवतल दर्पण से संबंधित तो इसी प्रकार से इन चिन्हों को उस न्यूमेरिकल में रख कर उसे हल किया जाता है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप लोगों को ये चिन्ह परिपाटी और किरण आरेख खींचना आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।